Hello students, today we will study Jordan-Folder's theorem, a very important theorem from examination point of view. So let's start. Before doing Jordan-Folder's theorem, let us talk about the equivalent series. दो सीरीज इक्विवेलेंट कब होती है, एक सिंपल सी डेफिनेशन पहले कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हैंडी रहेगा इसकी थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो देखते हैं इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सीरीज इक्विवेलेंट सीरीज क्या रहती है इसके बाद बात करते हैं। दो सीरीज इक्विवेलेंट कब होती है। two subnormal series G is equal to G naught containing G1 containing G2 containing and so on. G of K is equal to E and G is equal to H naught containing H1 containing H2 containing G of S is equal to E are said to be said to be equivalent or isomorphic or isomorphic if the following condition holds। पहली कंडीशन क्या है कि जो k है वो क्या होना चाहिए, s के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब इनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। दैट इज लेंथ is equal length of two series, let it be 1, let it be 2, length of the two series is series 1 and 2 is equal। लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और सेकंड चीज जो है कॉरेस्पॉन्डिंग quotients of corresponding quotients of series 1 and series 2 are isomorphic और इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्टली इक्वल। तो अगर ऐसा होगा, अगर ये दो कंडीशन सोल्व करेंगे तो हम लोग कहेंगे ये जो दो सीरीज हैं 1 and 2 दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फाइन और आइसोमॉर्फिक। तो दिस इज द थ्योरम, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस। दो सीरीज कब इक्विवेलेंट होंगी, सबसे पहले वो सब नॉर्मल सीरीज होनी चाहिए। दो सब नॉर्मल सीरीज जब भी इक्विवेलेंट होंगी तो ये दो कंडीशन होंगी, जब इनकी दोनों की लेंथ बराबर होगी और इनके कोशेंट्स जो होंगे वो क्या होने चाहिए, आइसोमॉर्फिक होने चाहिए, जो एब्स्ट्रैक्टली इक्वल भी बोलते हैं इसको। तो ये दोनों चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन होगी ना। मुझे लगता है कि आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। तो अब हम इसके ऊपर एक थ्योरम करेंगे, इसी को यूज करेंगे। यही डेफिनेशन बेसिक डेफिनेशन है जो हम लोग यूज करने वाले हैं। तो लेट्स ये थ्योरम है आपके पास। थ्योरम क्या रहती है, थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट कहती है any two composition series of a finite group are equivalent। फाइनाइट ग्रुप की अगर कोई दो कॉम्पोजिशन सीरीज होंगी वो क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी। ये आपको प्रूव करना है। ठीक, ये हमारा थ्योरम है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्रूफ। इसका प्रूफ देखते हैं क्या है। तो लेट करते हैं, लेट
जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, बी ए फाइनाइट ग्रुप, अगर ये फाइनाइट ग्रुप है तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, पैन हो गया, लेट इट बी। नाउ वी विल प्रूव दिस थ्योरम बाय यूजिंग मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वी विल प्रूव दिस थ्योरम by using the method of mathematical इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो वन का पुट करोगे तो आपको सिंगल एलिमेंट होगा, तो उसके लिए तो ट्रू ही होगा, क्योंकि जितनी मर्जी इसको लिखते, जितनी बड़ी मर्जी लिखते जाओ तो सीरीज बदली जाएगी। हम कम से कम ऑर्डर ऑफ जी क्या लेते हैं, टू लेते हैं। देखते हैं टू के केस में क्या है। जब ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, टू होगा, इसका मतलब जी का क्या है, जी इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। अगर फाइनाइट ऑर्डर का कोई होता है, ग्रुप होता है, तो उसकी एक कम एटलीस्ट कम से कम एक जो होगी कॉम्पोजिशन सीरीज होगी। सो जी एस एटलीस्ट वन कॉम्पोजिशन सीरीज, है ना। और फर्दर ये क्या है, प्राइम है, और जी क्या है, प्राइम है, आल्सो टू इज प्राइम। तो इसका मतलब जी प्राइम नहीं है, ये ऑर्डर इसका जी का प्राइम है। अगर इसका प्राइम ऑर्डर है तो इसका मतलब क्या हो गया, जी क्या हो गया, इज सिंपल। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो सीरीज होगी इसके पास दो ही ग्रुप होंगे, दो ही नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, वो कौन से हैं, G1 इज इक्वल टू। अब आप इसको जितनी बार मर्जी लिखोगे, दो बार लिखोगे तो ऑब्वियसली दो ही चीजें होंगी, तो आपस में ये आइसोमॉर्फिक होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, द रिजल्ट इज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू टू। जब ऑर्डर टू है, देखो आप इसको आप देख सकते हो, अगर आप एक सीरीज ले लिख दो, दूसरी सीरीज आप लिख लो, जी एच नॉट कंटेनिंग H1 इज इक्वल टू ई, तो ये दोनों बराबर ही हैं, तो ये आइसोमॉर्फिक होंगी, तो देयर इज नो प्रॉब्लम टू प्रूव दिस। तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव ही होगी, ठीक है। तो आप सीधे लिख सकते हो, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू टू। नाउ वी विल टेक द इंडक्शन हाइपोथेसिस। हम लोग इंडक्शन हाइपोथेसिस दैट करेंगे, इंडक्शन हाइपोथेसिस, इंडक्शन हाइपोथेसिस लेट करते हैं। लेट लेट अस assume that the result is true for all groups of order less than order of g। जितने भी ग्रुप हैं, उनके जितना भी ग्रुप हैं जिनका ऑर्डर जी से छोटा है, उनका क्या होगा, ये क्या होगा, वो ये जो थ्योरम है वो ट्रू हो गया। तो कहने का मतलब है दैट इज एनी टू composition series of a finite group of order less than order of g। कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर जी से छोटा है, उसकी दो कंपोजिशन सीरीज क्या होंगी, आर इक्विवेलेंट, है ना। कोई भी ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर जी से छोटा होगा, फाइनाइट होगा वो ग्रुप, तो उसका क्या हो जाएगा, वो क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी दोनों सीरीज, ठीक है। तो ये हमने इसकी हाइपोथेसिस लिख ली ना। नाउ वी विल प्रूव दिस थ्योरम और रिजल्ट फॉर द ग्रुप जी विद ऑर्डर, इसके लिए इसका ऑर्डर कितना है, इजिकल टू एन है। इसके लिए प्रूव करेंगे हम लोग, है ना। तो देखते हैं, लेट्स प्रूव दिस। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूव करना है तो दो मुझे कंपोजिशन सीरीज लेनी पड़ेगी। तो लेट करता हूँ, लेट अस कंसीडर
let us consider two composition series, series of G, G containing G containing G1, containing G2, containing so on to containing G of S is equal to E. ये आपके पास से इसको आप S1 रख लीजिए सीरीज, और S2 दूसरी सीरीज रख लो, G containing H1, containing H2, containing H3, जैसे लिखा है ऊपर वैसे लिख लो, containing G of T is equal to E. ये मैंने दो सीरीज दे दी, ठीक है। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आप क्वोशंट भी लिख लो, एंड देयर corresponding quotients आर, इनके corresponding quotients क्या बनेंगे, इसका क्वोशंट क्या बनेगा, G/G1, G1/G2 एंड सो ऑन, GS-1/GS। और सिमिलरली दूसरी सीरीज का, इस सीरीज का क्या होगा, उसके क्वोशंट लिख लेते हैं, H1, this is H1/H2, so on. So this is going to be GT-1/GT, right? इसको आप इक्वेशंस दे दोगे, इसको ले दो इक्वेशन नंबर 1, इसको ले दो इक्वेशन नंबर। अब हमने क्या करना है, इन दो सीरीज को S1 और S2 को क्या बताना है, हमने ये इक्विवेलेंट है, उसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, ये जो क्वोशंट है ये आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, और ये जो लेंथ है इनकी वो बराबर है, ठीक है, यही हमें प्रूव करना पड़ेगा। सो यहाँ लिख देते हैं इसको, नाउ टू प्रूव, अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्वोशंट्स ऑफ S1 एंड सीरीज S2 आर आइसोमॉर्फिक, ये जो क्वोशंट है दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, एंड S इज इक्वल टू T। ये दो चीजें मुझे शो करनी है, ठीक है। एक तो हम क्वोशंट को बताएंगे इनके आइसोमॉर्फिक हैं, और दूसरा हम लोग शो करेंगे कि ये जो S है वो T के बराबर, ठीक है। तो लेट्स डू इट, स्टार्ट करते हैं, प्रूव करते हैं जी। तो देयर आर टू केसेस, यहाँ पे कितने केसेस होंगे, देयर विल बी, देयर आर देयर आर टू केसेस। पहला केस क्या होगा, एक केस होगा आपके पास व्हेन H1 इज इक्वल टू G1, एंड सेकेंड केस होगा जब H1 जो होगा G1 के बराबर नहीं होगा, यही दो केस होंगे। तो जरा देखते हैं कहाँ पे हम लोग लगाएंगे। देखिए ये हमारा है, ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाला सब ग्रुप है, सब वाला ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप हैं, उनको देखेंगे बराबर करके, अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमारे पास कैसी सिचुएशन होगी, फाइन। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर करके इस जी को मैं मिटा दूं तो मेरे पास कैसी सीरीज आएगी वो लिखने जा रहा हूं मैं। तो देखते हैं, लेट्स सी। नाउ केस 1, केस 1, पहला केस लेंगे, 1 H1 इज इक्वल टू G1, ये दोनों बराबर है। नाउ इफ वी ओमिट, क्योंकि पहले दोनों चीजें, दोनों आपके पास जो सब ग्रुप होंगे, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इससे इसकी वजह से आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ये जी और जी दोनों बराबर हैं, जैसे ग्रीन कर लेते हैं, ये जी और ये जी बराबर हैं, ये G1 और ये H1 दोनों बराबर हो जाएंगे। अब दोनों बराबर हैं तो इसको लिखने का मतलब कोई नहीं है, एक को हम लोग ओमिट करते हैं, तो हम देखते हैं इक्वेशन आपकी सीरीज कैसी बनती है। तो देखते हैं हमने क्या किया, इफ वी ओमिट, किसको ओमिट करना आपने, इफ वी ओमिट G फ्रॉम सीरीज S1, सीरीज S1 एंड सीरीज
S2, इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ, G को मिट करते करते हैं। देन वी हैव द सीरीज, हमें हमारे पास सीरीज क्या होंगी, वी हैव द सीरीज, पहली सीरीज क्या होगी, G1 is containing G2 containing G3 containing and so on containing GK, sorry, GT, GS is equal to E and G1, क्योंकि दोनों में आपने क्या कर दिया, H1 इज इक्वल टू G1 है तो मैं यहाँ पे G1 लगा दूंगा। दिस इज कंटेनिंग H2 कंटेनिंग H3, बस मैंने G को रिप्लेस कर दिया और H1 की जगह G1 लगा दिया। GT इज इक्वल टू E, क्योंकि हमारे पास देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, ये जी जो है इनको दोनों को उतार दिया, रिप्लेस डिलीट कर दिया, इस G1 की जगह H1 की जगह मैंने G1 लगा दिया और बाकी वाली सीरीज वैसे ही वैसे चलने दी, जैसे ये H2 से स्टार्ट है, ये G2 से स्टार्ट है। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। लेट्स सी, ये हमारे पास सीरीज आ गई। अब इस सीरीज को मैं रख लेता हूँ, इसको रख लेता हूँ मैं S3 और इसको रख देता हूँ मैं S4। फाइन। नाउ, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, नाउ हमारे पास क्या बन रहा, अब G1 क्या है, G1 जो सब ग्रुप है किसका, जी का, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G1 जो है वो लेस देन है ऑर्डर ऑफ जी से। अगर ऐसा है तो इसका मतलब बाय, दिस इंप्लाइज बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस। इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या होगा, हाइपोथेसिस, इंडक्शन हाइपोथेसिस आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस दिस, दीज टू सीरीज, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये इससे छोटा है। इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या कहती है, इंडक्शन हाइपोथेसिस कहती है कि कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर जी से छोटा होगा, वो उसकी कोई भी दो सीरीज होंगी वो इक्विवेलेंट होंगी, है ना। तो यही तो हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे हमने, यहाँ लिख सकते हैं कि अगर ये इससे छोटा है, ये दो सीरीज जो किसकी हैं, G1 की हैं, है ना, तो ये दोनों इक्विवेलेंट होंगी। तो दिस इंप्लाइज S3 इज इक्विवेलेंट टू S4। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपका S इज इक्वल टू टी है, बेसिकली यहाँ पे एक एलिमेंट आपका कम हो गया है, तो हम लोग इसको अगर उस तरह से लिखना हो, S-1 लिख देंगे और T-1 लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, ये वन वन कैंसिल हो गया, S इज इक्वल टू टी, तो वही प्रॉब्लम, वही पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, तो लेंथ इनकी बराबर है एंड कोशेंट्स क्या होंगे इसके, बाय कोशेंट्स आर आइसोमॉर्फिक। ठीक है, ये किससे, यूजिंग इंडक्शन हाइपोथेसिस, ये इंडक्शन हाइपोथेसिस से मिल जाता है आपको। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस से आपको क्या मिल गया, ये एस टी जो है आइसोमॉर्फिक किसको मिल गई, S4 को, है ना। बट हमें तो क्या शो करना था, हमें तो शो करना था S1 इज आइसोमॉर्फिक टू S2, ये शो करना था। बट लेट्स सी, नाउ हमारे पास क्या है, नाउ वी हैव, इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, इनके जो क्वेश्चंस होंगे वो बराबर होंगे। सो लेट्स सी, एक चीज हमें क्या मिल रही है, दिस मीन्स, लेट मी राइट दिस, अब यहां से मुझे इसको लिख देता हूँ मैं। सो, तो व्हाट वी आर गेटिंग, अब ये इक्विवेलेंट हो गया, दिस मीन्स, दिस इंप्लाइज द क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस, ये वाले जो क्वेश्चन बन रहे हैं ये क्या है, क्वेश्चन G1/G2, G2/G3, ये सारे क्वेश्चन जो होंगे GS/S-1/GS एंड G1/H1, G2/H2, सॉरी G2 H, H1/H1 सो ये H2 है, ये बस इज नॉट, क्योंकि H1 तो G1 के बराबर हो गया ना, और H2/H3 एंड कीप ऑन डूइंग दिस, H of
T-1 बाय एटा टी, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा कि ये जो कोफिशिएंट है, कोशेंट है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके जो यहाँ तक कोशेंट हैं वो हमें मिल गए। ये सारे क्या हैं, आइसोमॉर्फिक मिल गए हमको, ठीक है। तो यही तो है हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। यहाँ G1 से लेके G2 और G1 से लेके H2, यहाँ से लेके ये सारे के सारे क्वेश्चन लिए हैं, ये सारे क्या हैं, आइसोमॉर्फिक, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ पे कि ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं। अब ये H1 की जगह आप G1 की जगह H1 लगा सकते हो, ये कुछ नहीं है, ये कुछ खास नहीं है, ये H1 ही है, तो प्रॉब्लम नहीं है, घबराना नहीं कि वैसा थोड़ी चेंजेस हो गई, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये आ गया हमारे आइसोमॉर्फिक। अब हमें क्या बताना था, हमें बताना था कि ये जो आपके, ये जो बाकी वाले हैं, ये जो इसके क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्या हैं, आइसोमॉर्फिक हैं। लेकिन अब ये दो रह गए हमारे पास, अब इनको भी आपने आइसोमॉर्फिक करना है। तो वो देखते हैं कि ये आइसोमॉर्फिक होते हैं कि नहीं। तो दिस मीन्स दैट नाउ अगेन, अगेन हमारे पास H1 क्या है, इज इक्वल टू G1 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, G इज इक्वल टू G। अब मैं इसको डिवाइड कर दूं H1 से, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये सेम ही है, G1, है ना, तो ये सेम ही आ जाते हैं। अगर ये दोनों सेम है तो दिस मीन्स मैं लिख सकता हूँ इसे, G मॉड H1 इज आइसोमॉर्फिक टू G मॉड G1, ठीक है। ये आइसोमॉर्फिक हो गया, तो यही तो हमें चाहिए था। तो दिस मीन्स दैट ये सब आइसोमॉर्फिज्म्स, और ये देयरफॉर द क्वोशंट GH1 equivalent to G by G1, है ना, टुगेदर विद टुगेदर विद द क्वोशंट्स इनको मैं ले लेता हूँ, क्वोशंट्स इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन ए, है ना, क्वोशंट्स ए, क्वोशंट्स इन इक्वेशन ए फॉर्म्स द क्वोशंट्स आर आइसोमॉर्फिक, है ना। ये वाले क्वेश्चन और ये वाले एक एक क्वेश्चन, ये सारे आइसोमॉर्फिक हैं, ये भी आइसोमॉर्फिक हैं, और आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक, है ना। तो ये क्वेश्चन कौन से हैं, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन यही है आपके पास। अब ये क्वेश्चन कौन से हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में जो क्वेश्चन है यही तो है। इससे हमें पता चल जाता है विच आर सेम एज क्वेश्चंस क्वेश्चंस ऑफ सीरीज S1 एंड S2 इन इक्वेशन 1 एंड 2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑफ इक्वेशन 1 एंड ऑफ सीरीज S1 एंड S2, वो क्या है, आइसोमॉर्फिक हैं। देयरफॉर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सीरीज S1 एंड S2 आर आइसोमॉर्फिक, है ना। तो ये हमने देखा है इसमें से, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आइसोमॉर्फिक हैं, है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसके हैं, S1 और S2 के, तो ये सारे आइसोमॉर्फिक हो गए। फर्दर फर्दर इसको मिला के, अगर इसको भी मिला दो और ये वाली सीरीज मिला दो, तो ये टी इजिकल टू एस, मैंने यहाँ पे बताया एस इजिकल टू टी है। फर्दर एस इजिकल टू टी, दिस मीन्स देयरफॉर दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी इक्विवेलेंस की। दिस मीन्स दैट S1 इक्विवेलेंट टू S2। तो हमने प्रूव कर दिया फॉर H1 इज इक्वल टू G1, ये जो आपका S1 है ये क्या है, आइसोमॉर्फिक है किससे, S2 से। तो ये हमारा केस 1 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे केस 2 की। चलो केस 2 करते हैं हम आगे।
केस टू, अगले पेज पे करते हैं इसको ना। केस टू, केस सेकेंड, व्हेन H1 is not equal to H, सॉरी G1, जब H1 G1 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला केस हम लोग ले लेते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर, ये क्या चीज है। ठीक है, तो हम लोग कंसिडर करते हैं, कंसिडर नाउ, हमारे पास क्या है नाउ, H1 and H2, H1, oh, this is not H2, H1 and G1 are normal। ये क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी के नॉर्मल सब ग्रुप है ना। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन होगी इनकी, एक थ्योरम है कि इनकी इनकी इंटरसेक्शन भी क्या होती है, इज इज ऑल्सो इज ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑफ जी। ठीक है, इनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगी किसकी, जी की। फाइन, तो आल्सो एक और इसमें से रिजल्ट बनता है, आल्सो H1 is normal in G1, sorry G, H1 and G1 is normal in G। अगर ये दोनों नॉर्मल हैं तो हमें पता है, एक थ्योरम है हमारे पास कि अगर ये भी नॉर्मल हो और ये भी नॉर्मल हो, देन H1 G1 क्या होता है, इज ऑल्सो नॉर्मल इन G, बिकॉज इफ H1 H इज नॉर्मल, H एंड N दोनों क्या होंगे, नॉर्मल होंगे इन जी। अगर नॉर्मल है सब ग्रुप जी के तो HN जो होगा वो भी नॉर्मल होगा इन जी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रहता है। अब ये देखो आल्सो, इसमें क्या होगा, H1 दोनों कंटेन करेगा, H1 इज कंटेन इन H1 G1 एंड G1 इज कंटेन इन G1 कंटेनिंग H1 G1। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब मेरे को पता है ये H1 और G1 क्या है, H1 और G1 कहाँ से आए थे हमारे पास, थोड़ा आगे ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा दोबारा करते हैं। अब H1 क्या था, इसका नॉर्मल सबग्रुप था, क्योंकि कॉम्पोजिशन सीरीज क्या कहती है, कंपोजिशन सीरीज का मतलब यही है, इसकी दो प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। लेट मी इरेज दिस। अब कंपोजिशन सीरीज क्या बताती है आपको, कंपोजिशन सीरीज कहती है कि अगर कोई आपके पास सीरीज है तो इसकी दो प्रॉपर्टीज हो, सॉरी तीन प्रॉपर्टीज होंगी, जी आई इज नॉट इक्वल टू Gi+1, और दूसरी चीज आपके पास Gi+1 इज नॉर्मल इन Gi, और तीसरी प्रॉपर्टी होगी Gi/Gi+1, ये क्या हुई, सिंपल होगी। यही तीन प्रॉपर्टी है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये दो प्रॉपर्टीज को ना इकट्ठे जोड़ लेते हैं, इन दोनों को इकट्ठे जोड़ें तो ये किसके लिए इक्विवेलेंट होती है, ये होती है कि जो Gi+1 है वो क्या है, मैक्स नॉर्मल, नॉर्मल की बात कर रहे थे पहले, अब हम बोल रहे सीधा ही मैक्स नॉर्मल इन इन Gi। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ये इक्विवेलेंट होती है इसके, बिकॉज हमें एक थ्योरम पता है, एक थ्योरम होती है, मैं कहाँ लिखूं थ्योरम, इसमें थ्योरम होती है कि अगर Gi मैक्स नॉर्मल है, मैक्सिमल नॉर्मल, सबसे बड़ा नॉर्मल सब ग्रुप है, इफ एंड ओनली, सॉरी जी नहीं लिखना, H लिखते हैं इसका ना, तो जी मॉड H क्या होना चाहिए, जी मॉड H सिंपल होना चाहिए। अगर ये सिंपल होता है तो ये नॉर्मल सब ग्रुप क्या हो जाता है, मैक्सिमल सब ग्रुप होता है। इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, इसकी वजह से ये डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। तो इधर आप ये वाली डेफिनेशन यूज कर लो, ये तीन वाली, या ये एक ये वाला और एक ये वाला, दो वाली। ठीक है, तो मैं दो वाली करूंगा अभी, तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमल की प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे ना इसमें, तो वही मैं यूज करने वाला हूँ। लेट्स सी प्रॉपर्टी क्या बनती है। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या बनती है कि अगर ये इसका, अब ये सीधा इसमें कंटेन है, और H1 क्या है, H1 एंड G आल्सो
H1 और G1 क्या है? ये मैक्सिमल नॉर्मल ग्रुप है, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप्स, ग्रुप्स ऑफ, पूरा लिख लेते हैं इसको, सब ग्रुप्स ऑफ जी। दोनों क्या है? मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हैं। अब देखो, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप का क्या मतलब होता है? अगर कोई सब ग्रुप है जी का, वो क्या है? मैक्सिमल होगा। अगर ये मैक्सिमल तब होगा कि अगर हम इसके बीच में कोई भी सब ग्रुप लें, इसके बीच में कोई भी सब ग्रुप लें, या तो वो एच के बराबर हो जाएगा, सॉरी, एन के बराबर हो जाएगा, और या फिर ये एन है वो जी के बराबर हो जाएगा, या वो इसके बराबर हो जाएगा या इसके, क्योंकि इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कोई भी सब ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर कोई एग्जिस्ट भी करेगा तो इनके बराबर ही हो जाएगा। तो तभी इसको कहते हैं कि ये मैक्सिमल है, इससे बड़ा कोई भी नहीं है। इससे बड़ा अगर कोई इस दोनों में एग्जिस्ट करे तो वो इन दोनों के किसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब हमें पता है कि ये H1 है, वो तो इसमें कंटेन करता है, G1 है जो इसमें कंटेन करता है, तो ये तो बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? अब देखो सिचुएशन कैसी बनी है। सिचुएशन आपके पास ये बनी है ना, ये नॉर्मल सब ग्रुप है। सिचुएशन क्या बनी? और ये जो H1 है, ये भी नॉर्मल, H1 G1, ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है। सिचुएशन क्या बनी आपके पास? H1 कंटेनिंग H1 G1 कंटेनिंग G। और दूसरी सिचुएशन क्या बनी? G1 कंटेनिंग H1 G1 कंटेनिंग G। ये कंडीशन बन रही है। अब ये दोनों मैक्सिमल है, और यहाँ से हमें पता चला है कि ये जो होगा, इन दोनों का मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है, दिस मीन्स H1 इज नॉट इक्वल टू H1 G1, क्योंकि ये इसका सब प्रॉपर सब ग्रुप है तो बराबर नहीं होगा। और दूसरी चीज हमें पता चलती है, G1 इज नॉट इक्वल टू H1 G1। अब ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमल है। तो दिस इंप्लाइज दैट H1 G1 इज इक्वल टू G। सिमिलरली सेम कंडीशन हियर, ये तो दोनों बराबर नहीं हो सकते, है ना? तो ये दोनों बराबर होंगे। तो ये मैंने मतलब कलेक्टिवली लिख दिया इसका, ये जी के बराबर हो गया। तो लेट इट बी इक्वेशन। कितना इक्वेशन नंबर दिया हमने? हमने इक्वेशन नंबर दिया, कितना नंबर दिया अभी तक? अभी तक हमने दे दिया है इसको इक्वेशन नंबर, इधर गया, इक्वेशन नंबर 2। 2 तक आए हैं हम लोग। आगे तो नहीं दिया, इसके 3 तो नहीं दिया शायद हमने। अभी इक्वेशन नंबर 3 नहीं दिया, ठीक है। इसको नंबर इक्वेशन 3 दे देते हैं। इसको 3 देते हैं क्योंकि हमने इसको यूज करना आगे। चलिए, ना ना हमारे पास क्या है ना, डी क्या है हमारे पास? यहाँ से डी हमारे पास क्या बना था? H1 इंटरसेक्शन G1, है ना? ये हमारा हमने लेट किया हुआ H1 ना। ये जो G है ये फाइनाइट है। अगर ये G फाइनाइट है तो ये इसका सबग्रुप है, दिस मीन्स दैट एंड G इज फाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस मीन्स D इज फाइनाइट, D इज इक्वल टू H1 इंटरसेक्शन G1 इज फाइनाइट। और दूसरा क्या हो रहा है इसके आल्सो, ये इसका सबग्रुप है G का, तो ऑर्डर ऑफ D क्या हो जाएगा? इज लेस देन ऑर्डर ऑफ G हो जाएगा, है ना? अभी अभी रुक जाते हैं इसको, अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। अब देखो फाइनाइट है, तो हमने एक थ्योरम की थी कि कोई भी फाइनाइट सब ग्रुप होगा तो उसके पास कंपोजिशन सीरीज होगी। सो देयरफॉर डी एज ए कंपोजिशन सीरीज, इसके पास एक कंपोजिशन सीरीज जरूर होगी, है ना? बिकॉज एवरी फाइनाइट एवरी फाइनाइट सब ग्रुप एवरी फाइनाइट सब ग्रुप एज एट लीस्ट वन कंपोजिशन सीरीज। इनमें एटलीस्ट वन कंपोजिशन सीरीज आपको मिल ही जाएगी। तो इसका मतलब डी की क्या है? कंपोजिशन सीरीज है। तो लेट करते हैं, लेट डी इज इक्वल टू डी नॉट D1 containing D2 containing so on to containing DK is equal to E। तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ? एक कंपोजिशन सीरीज रख लेता हूँ। इसको मैं क्या लिख दूँ? इसको लिख देता हूँ मैं
कुछ एस नाम दे देता हूँ, इसको ऊपर लिख देते हैं, लेट S3 S5 ले लेते हैं ना। अभी हम 4 तक पहुंच गए थे, अब हम इसको दे देते हैं S5 नाम। ठीक है ना। एक सीरीज बनाते हैं हम। आप देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या हो गया अब, क्या मिल गया हमें। नौ, नौ, हमारा जो डी है वो किसमें कंटेन है, डी किसके बराबर है, H1 इज इक्वल टू H1 इंटरसेक्शन G1। और ये किसका सब ग्रुप है, H1 का सब ग्रुप भी होगा, और ये किसका सब ग्रुप होगा, एंड चलो आगे लिख देते हैं, प्रॉपर्ली लिख देते हैं, एंड डी इज कंटेन इन G1, दोनों में कंटेन होगा। ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं एक सीरीज बनाऊंगा। तो लेट्स फॉर्म ए सीरीज, कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज, कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज। क्या सीरीज होंगी आपके पास, पहली सीरीज लिखते हैं S6 S6 लेते हैं हम लोग, इसको एक सीरीज लेते हैं, G इज इक्वल टू H1 G1। एक सीरीज, क्योंकि G के बराबर आपने जहाँ पे 3 में देखिए H1 G1 को G में रखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सीरीज ले लेता हूँ मैं एक, G1 कंटेनिंग, क्योंकि G1 किसको कंटेन कर रहा है, D को कंटेन कर रहा है। तो इस सीरीज को S5 को मैं इसके साथ कंपोज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये आपके पास आ जाएगा, D इज इक्वल टू D नॉट कंटेनिंग, पूरी की पूरी सीरीज लिख दो। ये आ जाएगा आपके पास कंटेनिंग, ये क्या आ गया, थोड़ा सा ना इसको इधर लिखते हैं, थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं इसको, थोड़ी स्पेसिंग का इशू है। हम क्या लिख लेते हैं इसको, G इज इक्वल टू H1 G1 कंटेनिंग G1। और G1 किसको कंटेन करता है, D को। तो एक सीरीज पूरी, ये पूरी की पूरी सीरीज लिख सकते हैं इसके अंदर, G1 D इज इक्वल टू D नॉट कंटेनिंग D1 कंटेनिंग सो ऑन कंटेनिंग DK इज इक्वल टू E। एक तो सीरीज मैंने ये बना ली, लेट बी, चलिए बाद में बात करते हैं इसके लिए। एंड G इज इक्वल टू H1 G1 कंटेनिंग, H1 कंटेन करता है क्योंकि H1 भी D को कंटेन कर रहा है ना। तो मैं D की पूरी सीरीज फिर से लिख लूंगा, D इज इक्वल टू D नॉट कंटेनिंग D1 कंटेनिंग so on to containing this is going to be DK again। तो ये आपके पास सीरीज बन गई। अब इस सीरीज का आपका साइज तो देख, लेफ्ट तो सेम ही है इनकी। तो इसको मैं सीरीज को ले लेता हूँ, मैं सीरीज को ले लेता हूँ इसको, लेट द सीरीज भी, इसको मैं लिख देता हूँ, पहला कितना नाम दिया मैंने, S5 दिया ना, S6 ले लेता हूँ, S6, इसको रख लेता हूँ S7। अब मेरा क्लेम क्या है, मैं कोशिश ये करूंगा कि ये क्या है, कॉम्पोजिशन सीरीज। सो वी क्लेम दैट, तो we will claim that, so we will claim that, S6 is isomorphic to, sorry, equivalent to S7। मुझे ये बताना है कि ये जो, सब सॉरी, पहले मैं इसको क्या करूंगा, पहले तो इनको मैं क्या करूंगा, कॉम्पोजिशन से भी बताऊंगा, है ना। तभी तभी मैं इसको कर पाऊंगा। क्लेम दैट S6 एंड S7 आर कंपोजिशन सीरीज। अब कंपोजिशन सीरीज की क्या क्राइटेरिया होता है, उसका यही क्राइटेरिया होता है कि मतलब कोई भी आपका रिपीटिंग नहीं होना चाहिए इसमें। तो क्राइटेरिया क्या रहेगा, अब देखिए हमें करेक्ट क्राइटेरिया क्या रहता है, अगर कोई सीरीज हमारे पास, हमें प्रूव करनी है कोई सीरीज, कोई दो सीरीज हैं या कोई सीरीज है, हमको हमको प्रूव करना है कि वो चीज क्या है, कंपोजिशन सीरीज है। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि पहले तो जी आई
इज नॉट इक्वल टू जी आई प्लस वन, कोई भी रिपीट नहीं करनी चाहिए। सेकंड जी आई प्लस वन जो होगा वो नॉर्मल होगा किसमें, जी आई में। और तीसरी जो चीज हमें शो करनी पड़ेगी वो हमें शो करनी पड़ेगी जी आई बाय जी आई प्लस वन। ये तो जनरलाइज डेफिनेशन है, तो ये क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज हमें शो करनी है कि ये इसमें नॉर्मल हो, ये इसमें नॉर्मल हो, ये इसमें नॉर्मल हो, ये इसमें नॉर्मल हो, ये इसमें नॉर्मल हो। और इनके जो कोशेंट होंगे वो सिंपल होने चाहिए। सिमिलरली ये इसमें नॉर्मल हो, ये इसमें नॉर्मल हो, ये इसमें नॉर्मल हो, ये इसमें नॉर्मल हो। और इसके कोशेंट जो होंगे सबके सिंपल होने चाहिए। तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो लेट्स शो दिस। चलिए करते हैं बात इसके ऊपर, इसको बताते हैं कि इनके नॉर्मल क्या है, सिंपल है। तो अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है। यहाँ पे हमको बताना है कि ये कंपोजिशन सीरीज है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या आ रही है कि सिर्फ देखिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कंपोजिशन सीरीज है इतनी थी, ये भी कंपोजिशन सीरीज है। ठीक है, ये कंपोजिशन सीरीज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर, क्योंकि डी क्या था, फाइनाइट था, तो ये हमने लग किया था ये क्या है, कंपोजिशन सीरीज है, इसकी कंपोजिशन सीरीज होती है। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना इतना तो सब ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, और ये जो चीजें है ना, अब प्रॉब्लम आ रही है ये भी इसमें, ये इसमें नॉर्मल है क्योंकि डी तो नॉर्मल होता है इसमें, जी वन में नॉर्मल हमने प्रूव किया था। तो ये भी इसमें नॉर्मल है, नॉर्मलिटी का इशू नहीं है। ये हमने क्या कहा था, ये नॉर्मल है तो ये इसको कंटेन करता है ना। तो ये क्या होता है आपका सब ग्रुप है जी। तो ये क्या होगा, जी वन किसका, जी का नॉर्मल होगा, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एच वन भी क्या होगा, इसका नॉर्मल होगा, तो नॉर्मलिटी कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम किस में आ रही है, प्रॉब्लम आएगी आपकी सिंपलिसिटी में, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि जी वन, जी बाय जी वन और जी बाय एच वन, सीरीज वन एंड टू देखो जरा, वन एंड टू पे चलते हैं। तो जी बाय जी वन और जी बाय एच वन, ये तो आपस में आइसोमॉर्फिक होने चाहिए, है ना। तो ये, सॉरी, ये सिंपल है क्योंकि जी बाय, यहां से ले लो, ये आपके पास है, जैसे ये वाला है आपके पास, ये जी, यहाँ से आपके पास जो सीरीज है, जो क्वोशंट आएगा वो आएगा जी बाय एच वन। तो ये कॉम्पोजिशन सीरीज है ना, तो अगर ये कॉम्पोजिशन सीरीज है इसका मतलब ये सिंपल होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जी बाय जी वन, ये भी कॉम्पोजिशन सीरीज है, इसका मतलब ये भी सिंपल होगा, है ना। तो ये कॉम्पोजिशन सीरीज की डेफिनेशन है। तो ये दोनों सिंपल मिल जाएंगे आपको। तो अब हम इसको यूज करते हैं आगे, जो हमारा मेन पर्पज था उसमें यूज करते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये दोनों तो हमारे सिंपल हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों की सिंपलिसिटी जो है, अब जो इन दोनों की सिंपलिसिटी है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम किसकी सिंपलिसिटी में है, अब जो प्रॉब्लम आएगी वो किसकी सिंपलिसिटी में है, जी वन डी वन, इन दोनों की, है ना, इन दो ग्रुप्स की। और यहाँ भी डी एच वन, ठीक है। तो हमारे हमें क्या देखना है, जी वन बाय, क्या कहते हैं इसको, इन दोनों का डी एंड एच वन डी, एच वन डी। अब ये देखते हैं क्या ये सिंपल है कि नहीं है, इनकी इन दोनों की सिंपलिसिटी हमें चेक करनी है। बाकी हमारा कोई सब ठीक है, वहाँ नॉर्मल सारे हैं, कोई भी आपका जो सीरीज है वो, कोई भी जो सब ग्रुप है वो रिपीटेड नहीं है। अब सिर्फ हमने ये दो जो है ना इनको बताना है क्या ये सिंपल है कि नहीं है। चलिए, तो हम लोग पहले यही बताते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, so therefore we claim that S6 and S7 are composition series। अब इसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, for this it is enough to show that क्या मैंने बोला था, enough to show that G1/D and H1/D क्या है, आर सिंपल। अगर मैं ये दो को सिंपल बता दूं तो ये जो कॉम्बिनेशन सीरीज S6, कॉम्बिनेशन सीरीज जो मेरे पास बची है S6 और S7 होंगे, ये सॉरी जो सीरीज, सॉरी सीरीज की बात कर रहा हूँ, ये जो सीरीज है S6 और S7 ये दोनों क्या हो जाएंगी, कंपोजिशन सीरीज बन जाएंगे। सो लेट्स सी
इसी चीज को चेक करते हैं। तो हम यहाँ में यूज करेंगे सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। अब सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम कहती क्या है, पहले सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की स्टेटमेंट देख लें। स्टेटमेंट होती क्या है इसकी, स्टेटमेंट क्या रहती है कि अगर आपके पास एच क्या होगा, एच आपके पास क्या होगा, सबग्रुप होगा जी का, और एन क्या होगा, नॉर्मल सबग्रुप होगा। अगर ये नॉर्मल सबग्रुप होगा तब जो एच एन बाय एन होगा वो किसके बराबर होगा, वो एच बाय एच इंटरसेक्शन एन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एन एन बेसिकली कट जाएगा तो ये एच के बराबर हो जाएगा, एच बाय एच इंटरसेक्शन एन। तो जो कॉमन एलिमेंट बचेंगे वो इससे हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट भी तो होंगे, तो जो कॉमन एलिमेंट है वो छोड़ देंगे, तो ये जो होगा ये इसके बराबर हो जाएगा। फाइन। तो ये है हमारी सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, इसको बोलते हैं सेकंड आइसोमॉर्फिज्म। तो ये वाली थ्योरम मैं इसमें यूज करूंगा, फिर इसको, अभी आपको आइडिया क्लियर हो गया, आप इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है दो चीजें हैं। अब देखो हमारे पास है क्या, लेट्स सी। नाउ हमारे पास क्या है, H1G1 है। ठीक है, नाउ बाय सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, यहाँ पे क्या है, H1 भी, क्योंकि हमें एक चाहिए था ना नॉर्मल, यहाँ तो दोनों ही नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम एक को सबग्रुप रखेंगे, एक को नॉर्मल रखेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा काम हमारा। इसको मैं अगर H1 रखूँ तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी, क्योंकि H1 कट जाएगा तो ये आएगा G1। ये क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होता है, बस सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। और नीचे क्या आएगा, H1 इंटरसेक्शन G1। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये H1G1 किसके बराबर है, ये तो G के बराबर है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ G H1 इज आइसोमॉर्फिक टू किसका, G1 बाय, सो व्हाट, सो G1 बाय डी। तो इसका मतलब ये किससे आइसोमॉर्फिज्म, ये इससे। तो बाय, ये क्या कौन सी, सीरीज टू देखते हैं, सीरीज टू देखते हैं हम इसको। सीरीज टू क्या है आपके पास, अब देखो सीरीज टू क्या थी, ये जो सीरीज, सॉरी S2, G H1 H2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या होगा, जी मॉड, क्योंकि ये कंपोजिशन सीरीज है, जी मॉड एम क्या होगा, ये सिंपल होगा, है कि नहीं। तो मैं इसी को यूज करूंगा आगे। So, इसको यूज करते हैं, तो लेट्स मूव। तो यहाँ से ये जो चीज है बाय सीरीज टू, तो ना ये जी मॉड H1 क्या है, ये सिंपल है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है, चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ प्रॉपरली, क्योंकि ये सर्कल कर देते हैं ना, इसको थोड़ा सा ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है बाद में। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब इसका मतलब, अब ये जो चीज है ये तो सिंपल है ना, G mod H1 इज सिंपल, क्यों, बिकॉज ऑफ सीरीज S2, बिकॉज S2 इज कॉम्पोजिशन सीरीज। तो कॉम्पोजिशन की ये प्रॉपर्टी के उसके जो भी क्वोशंट होते हैं वो सिंपल होते हैं। तो इसका मतलब G1 बाय डी क्या हो जाएगा, सिंपल हो गया। तो हमने ये G1 बाय डी ये एक प्रूव कर दिया कि ये सिंपल है। अब दूसरा प्रूव करते हैं, अब दूसरा प्रूव करते हैं, लेट्स सी। तो वी विल सी नाउ, एक हमने कर दिया प्रूव। अब हम लोग क्या बात करेंगे, H1 बाय डी को प्रूव करेंगे। सो लेट्स सी ना, ना अगेन, अगेन बाय सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, वही दोबारा से आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, वैसे ही यूज करेंगे इसको। वो क्या हो जाएगा, मैं H1 को क्या लिखना चाहता हूँ अब इसमें, H1G1। अब हमने पहले H1 लाया था हमने, अब हमने यहाँ पे क्या लाया था, G1 लाया था। अब हम यहाँ पे नीचे G1 लाते हैं। तो मुझे पता है ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो ये क्या आएगा, H1, नीचे क्या आ जाएगा, H1 इंटरसेक्शन G1। फाइन, H1 इंटरसेक्शन G1। सो अब ये किसके बराबर है, ये G के बराबर है, दिस मीन्स दैट
G/G1 इज आइसोमॉर्फिक टू H1, तो ये किसके बराबर है, D के बराबर है। आल्सो अब देखते हैं, चलते हैं सीरीज नंबर 1 पे। अब सीरीज नंबर 1 क्या कहती है, ये कंपोजिशन सीरीज है आपके पास। अब ये कंपोजिशन सीरीज है, जिसका मतलब G/G1 क्या होगा आपका, सिंपल होगा। G1 क्या होगा, सिंपल होगा। ठीक है ना। अगर ये सिंपल होगा तो इसको यूज करते हैं वहां पे। तो देखते हैं, दिस मीन्स दैट ना, ये वाली चीज जो है ना, ये सिंपल है। तो नाउ G/G1 इज सिंपल बिकॉज S1 इज कंपोजिशन सीरीज। तो कंपोजिशन सीरीज की प्रॉपर्टी होती है कि इसके क्वेश्चन क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। तो इसका मतलब ये भी सिंपल हो गया, दिस मीन्स दैट H1/D इज सिंपल। अगर ये सिंपल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने क्या शो कर दिया, हमने दोनों को सिंपल शो कर दिया। इसको भी हमने सिंपल शो कर दिया है ना। अगर ये भी सिंपल है तो हमने क्या शो करना था, इस दोनों को कॉम्पोजिशन सीरीज बताने के लिए हमें सिर्फ यही चाहिए था कि G1/D और H1/D ही सिंपल है, बाकी तो सब होल्ड कर दिए, सभी प्रॉपर्टीज होल्ड कर दी हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इससे हमें क्या पता चला, दिस मीन्स दैट देयरफॉर सीरीज कौन सी वाली, S6, S6 है S5 है, S6 एंड X7, S6 एंड S7, ये क्या होगी, आर कंपोजिशन सीरीज। तो ये क्या बन गई आपकी, कंपोजिशन सीरीज बन गई। ठीक है, ये बन गई आपकी कंपोजिशन सीरीज। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और इसको स्टडी करते हैं। नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूंगा, दो सीरीज उठाऊंगा। नाउ कंसिडर, इनके क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ द क्वेश्चंस आर, नाउ द क्वेश्चंस ऑफ S6 एंड S7, इनके क्वेश्चन क्या बनेंगे, आर। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बनते हैं इसके, क्वेश्चन क्या बनेंगे इनके, देखो। तो इसके क्वेश्चन क्या बनेंगे, इसका G/G1, फिर G1 के नीचे आएगा D, फिर D के नीचे आ जाएगा D1, फिर D1 के नीचे आगे चलता जाएगा तो DK-1 DK। सिमिलरली S7 का क्वेश्चन क्या बनेंगे, G के नीचे आएगा G mod H1, H1 mod D, फिर आगे D mod D1 एंड सो ऑन DK-DK, है ना। तो ये वाले इसके क्वेश्चन बनेंगे, तो इनके क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं इनके। सो देयर फॉर क्वेश्चंस आर, क्या आ जाएगा पहले, G/G1, देन दूसरा क्या आएगा, G1/D। D इज इक्वल टू क्या होता है, D0 बराबर है ना। तो देन सॉरी, D D/D1, देन D2, सॉरी D1/D2 एंड कीप ऑन डूइंग दिस, ये बन जाएगा आपके पास DK-1/DK। एक तो ये आ गया, दूसरा G/H1, क्योंकि हमारा क्या था इसमें, दूसरे में हमारे पास था H1 था, है ना, ये वाला G/H1, फिर H1/D आ जाएगा। तो ये वाला सीरीज ले लो, ये वाली। तो अगली वाली क्या आएगी, H1/D, D किसके बराबर है, D0 के। और ये आ जाएगा D/D1 और D1/D2, और कीप ऑन डूइंग दिस, ये आ जाएगा आपके पास DK-DK। ठीक है, ये इनके बराबर बराबर आ जाएगा। तो लेट इट बी इक्वेशन, इसको मैं रख लेता हूँ। मुझे लगता है इक्वेशन का क्या नंबर दिया था हमने लास्ट टाइम, लास्ट टाइम हमने 3 दिया हुआ है, इसको मैं 4 रख लेता हूँ। इसको रखता हूँ इक्वेशन नंबर 4, इसको रखता हूँ इक्वेशन नंबर 5। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट सारे सेम है। अगर ये सेम है तो ये आइसोमॉर्फिक होंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो कितना प्रॉब्लम है हमारे पास, देखते हैं कहाँ तक हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये सारे ही सेम है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सारे बराबर हैं। तो इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंगली ये क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंगली आइसोमॉर्फिक होंगे। जब बराबर होंगे तो आइसोमॉर्फिक होंगे।
अब प्रॉब्लम किसमें आ रही है? इन दो कोफिशिएंट क्वेश्चंस के बीच में आ रही है। इन क्वेश्चन दोनों को स्टडी करते हैं। अभी हमने यहां से स्टडी किया, ये हमने क्या स्टडी किया? हमने यहां से स्टडी किया। नाउ इसको आप रख लो, इसको रख लो बी, और इससे सॉरी, इसको रख लो सी, इसको सी रख लो, लेट इट बी सी। जिससे पहले जो है उसको बी रख लो, इसको रख लो B। ठीक है, ये दोनों में यूज करूंगा। देखो जी बाय जी H1 इज आइसोमर टू G1/D। तो आगे लिख लेते हैं, सॉरी। तो यहां से पीछे से मैं क्या ले सकता हूँ? G/H1 आइसोमॉर्फिक टू, क्या था हमारे पास? ये क्या बन गया? G/H1 इज आइसोमॉर्फिक टू G1/D, G1/D। ठीक है, और दूसरा क्या हमारे पास आ गया? G/G1 इज आइसोमॉर्फिक टू H1/D। अब देखिए, ये जो G है वो H1 से है, ये G1 है, G/H1, ये किससे आइसोमॉर्फिक है? आइसोमॉर्फिक है G1D इज G1/D। ठीक है ना? तो दूसरा जो है G/G1, ये किससे आइसोमॉर्फिक है? ये आइसोमॉर्फिक इससे H1D = D0। ठीक है, तो ये आपस में आइसोमॉर्फिक जो सारे, सिर्फ सिर्फ पोजीशन का सिर्फ फर्क पड़ रहा है, पोजीशन का फर्क पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसका मतलब ये सारे तो इक्वल हैं, और ये सारे क्या हैं? ये दोनों आपस में क्या हैं? आइसोमॉर्फिक है। तो इसका मैं ऐसा लिख सकता हूँ। सो इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं, नाउ दिस इज इक्वल टू दिस, एंड let me write this, and rest of the quotients in quotients in 4 and 5, ये दो आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, और ये बाकी वाले सारे इक्वल हैं। एंड 5 आर इक्वल, इक्वल, एंड हेंस इक्वल, एंड हेंस अगर इक्वल हैं तो हम आइसोमॉर्फिक कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो सारे के सारे आइसोमॉर्फिक हो गए। तो इसमें क्या हो गया हमारा? दैट इज फर्स्ट टू quotient groups or factor groups, quotient groups are isomorphic in reverse order, isomorphic in reverse order, and and the rest of the quotients, and rest of the quotient are equal। अगर इक्वल हैं एंड हेंस आइसोमॉर्फिक, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? इसका मतलब सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो गए? आइसोमॉर्फिक हो गए। तो ये क्या बन गया हमारे पास? ये भी आइसो, ये भी, ये वाला क्वेश्चन भी, तो ये सारे आइसोमॉर्फिक हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर, देयरफॉर अब ये क्वेश्चन किसके हैं? ये क्वेश्चन है S6 के, ये S6 के क्वेश्चन क्वेश्चन है, ये S7 के क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसको क्या कहेंगे? अब देखो क्या होता है। हमने क्या देखा कि ये वाले क्वेश्चन सारे हैं आइसोमॉर्फिक हैं, जिसका मतलब ये जो S1 है, S6 है, जो सीरीज है, ये S6 सीरीज है, और ये S7 सीरीज है। ये क्या हो गई? इक्विवेलेंट हो गई, क्योंकि इनका जो लेंथ है वो डीके है, लेंथ तो बराबर है दोनों की। और जो उनके क्वोशंट हैं वो भी हमने क्या कर दिए? हमने आइसोमॉर्फिक बता दिए। अब देखिए यहाँ पे, ये सारे के सारे क्वोशंट जो हैं, ये सारे के सारे क्वोशंट के हैं आइसोमॉर्फिक हैं। आल्सो लेंथ लेंथ ऑफ S6 एंड सीरीज S7 आर सेम और इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर S6
and is isomorph sorry S6 is equivalent to 7। तो हमारी S6 और S7 क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट का मतलब उनका लेंथ सेम और इक्वल, एंड कोशेंट्स क्या होंगे, आइसोमर, है ना। तो ये चीज हमारी हो गई। S6 और S7 क्या हो गए ये क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। अब हमारा ऑलमोस्ट काम डन हो गया। अब हम दो दो सीरीज लेंगे। तो लेट्स सी, नाउ वी विल कंसिडर, नाउ वी विल कंसिडर सीरीज। सीरीज कौन कौन सी, S1 एंड S6, ये दो सीरीज ले लो। अब S1 की क्या था हमारे पास, S1 की क्या है हमारे पास, लेट्स सी। S1 सीरीज क्या है हमारे पास, ये कहाँ से स्टार्ट होगी, S1 G1 G2 एंड GS तक, है ना। इसको लिख लेते हैं वहां पे, लिखते हैं इसको, पहले इसको लिख लेते हैं। G is containing G1 containing G2 containing and so on up to G of T is equal to E। ये हमने पहले ले ली, ठीक है, ये आ गई S1 आपकी। अब S6 ले लेते हैं। S6 क्या रहेगी हमारे पास, S6 लिखते हैं क्या है, S6 क्या है हमारे पास, ये वाली, है ना, ये वाली S6 है। तो ये वाली उठा लेते हैं, G H1 फिर D फिर DK तक, ये सारी जाएगी आपके पास। तो सॉरी सॉरी S6 निकालनी है हमने ना। सो G1 D D0 D1 DK, ये वाली सीरीज उठाते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट कि क्या होता है, हमें क्या मिलता है। नो, अब यहाँ पे लिख लीजिए, जी तो वैसा का वैसा लिखोगे, अब H1 G1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब G1 H1 कंटेनिंग, ये कितना आएगा, D इज इक्वल टू D0। आगे बढ़ेंगे, दिस इज D1, आगे बढ़ेंगे बढ़ते जाएंगे, तो ये आएगा D of K इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या चीज नोटिस की है। अब एक चीज बहुत नोटिसिंग है यहाँ पे, ये जो सेकंड है ना, सेकंड आपके पास सबग्रुप है, ये दोनों, अरे यार, ये मैंने क्या ले लिया इसका, ये मैंने फर्स्ट वाली उठानी थी ना, ये मैंने फर्स्ट वाली उठानी थी, ये वाली उठानी थी, तो इसमें ये G1 है, ठीक है। तो मैं ये वाली उठाता हूँ। अब मैं फिर दूसरी वाली उठा ली। चलो, इसमें क्या आया आपका, यहाँ पे इसको मिटाना पड़ेगा, ये गलती से लिख दिया मैंने। ये आ जाएगा आपके पास G1। अब ध्यान दीजिए, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, ये जो सेकंड फैक्टर है ना, ये जो सेकंड आपके पास सब ग्रुप है, ये दोनों सेम है। तो हमने क्या किया था, केस वन देखो, केस वन पे अगर हम जाएं, तो केस वन पे हमने क्या किया था, कहाँ गया हमारा केस वन। अब जो केस वन में क्या था, जो सेकंड फैक्टर हमने बराबर कर दिया था ना, हमने सेकंड फैक्टर बराबर कर दिया। जब हमने सेकंड फैक्टर बराबर किया तो हमने शो किया था कि S1 इज इक्विवेलेंट टू S2। तो ये वाला ही केस लगाएंगे हम लोग, ये वाला केस लगाएंगे। सो बाय केस वन क्या हो जाएगा, दिस S1 इज इक्विवेलेंट टू S6, S1 इक्विवेलेंट टू S6, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, इनका लेंथ सेम होगा। अब देखो DK तक जाना, जीरो से स्टार्ट है, तो जीरो से तक, अब यहाँ तक तो K वैल्यूज होंगी, इसकी K टर्म्स होंगी। बट यहाँ पे दो एक्स्ट्रा चीजें हैं, एक ये G और G1। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, T। और यहाँ पे ये G0 से स्टार्ट है GT तक, तो ये कितनी T वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे मैं T किसके बराबर लिख दूंगा, ये आपके पास K+2 आ जाएगा, ठीक है। तो बाद में देखूंगा S=T प्रूव करना हमने, तो वो कर देंगे। एंड एंड क्वेश्चंस क्या होंगे इनके, आइसोमॉर्फिक होंगे। बस यही मतलब है इसका, इक्विवेलेंट का तो यही मतलब है ना। तो ये दो चीजें हमारे पास आ गई, ठीक। तो ये इक्विवेलेंट है इसके, ये आप लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, देर इज नो नीड टू राइट दिस। तो S1 क्या है, S6 के बराबर। सिमिलरली 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 कंसीडर
कंसीडर द सीरीज। अब कौन सी सीरीज लोगे? S2 ले लो एंड S7 ले लो। अब S2 क्या है आपके पास? S2 मैं लिख देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या है। S2 आपके पास है G कंटेनिंग H1, सॉरी, G containing H1 containing H2 containing so on containing H of S is equal to E, सॉरी S में T है, ये हमने पीछे T लिखा कि S लिखा है, देखिए जरा। ओ सॉरी, ये हमने S लिख दिया। ये हमारे पास S था भाई, जो हमने लिया हुआ ना स्टार्टिंग में। जो लोग देखते हैं पीछे, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं। ये जो होगा ना आपके पास, ये S होगा, तो ये जो T नहीं होगा, यहाँ पे हम S की जगह यहाँ S लिख लेंगे। यहाँ S इज इक्वल टू K+1 हो जाएगा। अब देखते हैं जरा, लेट चेक, टेक इट बैक। अब देखिए, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे लेंथ क्या थी? पहले पहली सीरीज की S1 की लेंथ क्या है? S है, ठीक है, तो ये थोड़ी सी गलती होगी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे चलते हैं, कोई बाकी कोई चेंजेस नहीं है, बस यही एक चेंज है। चलिए, अब हमने इसको सीरीज को ये ले लिया, तो ये किसके बराबर लेंगे? ये ई के बराबर है। और जो S7 है वो क्या है आपके पास? G कंटेनिंग H1 कंटेनिंग कंटेनिंग D इज इक्वल टू D0 एंड कंटेनिंग D1। ये हमारे पास रहेगा, अरे यार, ये क्या है आपके पास? ये D1 है, कंटेन करता है कहाँ तक? डी के इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास दो सीरीज हैं। आप देखते हैं S2 देखते हैं, ये क्या है? G1 H1 से स्टार्ट है, H2 एंड सो ऑन। जी S7 क्या है? G कंटेनिंग H1 D0 एंड सो ऑन। तो ये देखते हैं क्या है हमारे पास। पहले S2 देखते हैं, S2 क्या है हमारे पास? S2 है भाई हमारे पास, इधर हाँ ये रहा S2। S2 जो है वो क्या है? G कंटेनिंग कंटेनिंग G कंटेनिंग H1 कंटेनिंग H2 एंड सो ऑन। अरे थोड़ी सी इधर गलती है, थोड़ा सा ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक ठीक कर लीजिएगा। ये हमारे पास है H T, क्योंकि ये सारे H वाले हैं, तो ये हम लोग H वाले उठाएंगे। तो H T तक सारे उठा लिए हमने। अब देखते हैं क्या है। देखिए, यहाँ पे ये सारा H T वाला आ गया, ये सारा H T वाला आ गया। अब हम S7 लेते हैं, S7 देखते हैं कौन सी है। S7 कौन सी सीरीज है हमारे पास? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। S7 क्या है? ये वाली सीरीज, ये वाली सीरीज S7। यहाँ क्या है? G से स्टार्ट हो रहा है, G H1 D0 D1 अप टू DK। तो ये हमने सारे ले लिए, तो ये हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया इसको, दिस इज G H1 D0 D1 DK। अब यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ध्यान देने वाली चीज है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो सेकंड फैक्टर है, जो सेकंड फैक्टर है, ये क्या है? बराबर है, तो केस 1 लग जाएगा इसको। सो बाय, सो देयर फोर बाय केस 1 क्या हो जाएगा? ये जो सीरीज है S2 इज इक्विवेलेंट टू S7, है ना? यही मतलब हो जाएगा, क्योंकि वो हमने प्रूव भी किया फर्स्ट केस में। इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज इनकी लेंथ बराबर होगी, T इज इक्वल टू, फिर से सेम लॉजिक लगाना है। तो यहाँ तक जीरो से स्टार्ट है, तो ये K वैल्यूज हैं, तो दो एक्स्ट्रा वैल्यूज आ जाएंगी इसमें। तो T किसके बराबर आ गया? K+2। अब देखो, ये T और आ, ये S, ये भी K+2 के बराबर है, और वो भी क्या है? K+2 के बराबर, दोनों बराबर हो गए। सो देयर फोर एंड क्वेश्चंस आर, ये आप लिखो नहीं लिखो, मतलब एक ही है, क्वेश्चंस आर आइसोमॉर्फिक। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हमने क्या देखा? हमारे पास क्या आ गया? आप ध्यान दीजिए, हमारे पास एक तो ये S6 है, ये आइसोमॉर्फिक है किससे? S7 से। S1 किससे आइसोमॉर्फिक है? S6 से। और और ये S2 किससे आइसोमॉर्फिक है? S7 से।
आप सबको लिखते हैं, जरा क्या होता है हमारे पास, देखते हैं। नाउ S1, sorry, S6 is isomorphic to S, not I, equivalent to, this is equivalent, ठीक है, equivalent की बात कर रहे हैं। देन दूसरा वाला क्या है हमारे पास, ऊपर वाला क्या है इसमें, S1 is isomorphic to, S1 is isomorphic to S6, S1 is isomorphic to S6, और यहाँ से लिख सकते हैं S2 is isomorphic to S7। आप नॉट आइसोमॉर्फिज्म, दिस इज इक्विवेलेंट। सॉरी, मैं थोड़ा वर्ड थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे क्या हैं, सिस्टम। अब देखिए, ये इससे इक्विवेलेंट है, ये इससे इक्विवेलेंट है, और ये S2 S7 से इक्विवेलेंट है, तो ये सारे इक्विवेलेंट हो गए। अब हम क्या करेंगे, हमें एक आइसोमॉर्फिज्म का रिजल्ट पता है, सॉरी नॉट आइसोमॉर्फिज्म, अगेन इक्विवेलेंस। ये जो है ना, इक्विवेलेंस का मतलब है इसका, ठीक है, ये इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, नॉट आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म तो ये क्वेश्चंस है। कभी कभी हम इक्विवेलेंट को आइसोमॉर्फिज्म लिखते हैं, आइसोमॉर्फिक लिखते हैं, बट मैं यहाँ पे सिर्फ इक्विवेलेंट लेके चलूंगा। मतलब उनका एक ही होता है, लेकिन जस्ट फॉर डिफरेंशिएशन वी आर सेइंग कि क्वेश्चन को हमने आइसोमॉर्फिक कहा है, और इनको जो सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट बोलते हैं। सो एक हमारे पास रिजल्ट होता है इक्विवेलेंस का, इक्विवेलेंस का रिजल्ट होता है कि अगर A is equivalent to B is equivalent to C, then A is equivalent to C. This is called transitive law. ये ट्रांजिटिव लॉ होता है, ठीक है, ट्रांजिटिव लॉ और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो यही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये इक्विवेलेंट रिलेशन होता है, ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तो ये हम लोग इसको सिमेट्रिक कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, ये इससे आइसोमॉर्फिक है, ये इससे आइसोमॉर्फिक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ S1 इज आइसोमॉर्फिक, सॉरी नॉट आइसोमॉर्फिक, अगेन आई एम मिस्टेकिंग दिस। देखो, आइसोमॉर्फिज्म, इक्विवेलेंस और आइसोमॉर्फिज्म क्या होंगे, ये मतलब सेम ही है इनका, मैंने आपको जब डेफिनेशन वैसे ही बताया था। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, जो सीरीज के लिए मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ वो इक्विवेलेंट यूज कर रहा हूँ, और जो ये जो है हमारे पास, व्हाट टू से, और ये जो सीरीज के लिए मैं इक्विवेलेंट यूज करूंगा, और क्वोशिएंट के लिए मैं आइसोमॉर्फिक, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी है, बोलते हैं हम लोग दोनों को, दोनों एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंशिएशन के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो S1 क्या है, इक्विवेलेंट है किससे, S2। तो S6 के इक्विवेलेंट है S7 से, और S6 S1 इक्विवेलेंट टू S6, एंड S2 इज इक्विवेलेंट टू S7, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सो लेट मी डू इट अगेन, लेट मी स्पीक इट अगेन। कहने का मतलब है कि S6 जो है इक्विवेलेंट है S7 से, S1 जो इक्विवेलेंट है S6 से, S2 जो इक्विवेलेंट है S7 से। अगर ये दोनों इक्विवेलेंट हैं तो ये S1 और S2 इक्विवेलेंट होंगे। तो हमने प्रूव कर दिया S1 और S2 क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। तो हमने प्रूव कर दिया कि S1 और S2 क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। दैट इज, यहाँ पे इक्विवेलेंट का मतलब है, देखो T क्या हो गया, S के बराबर हो गया, क्योंकि T की वैल्यू भी K+2 है, S की वैल्यू भी K+2 है, और इनके क्या है, कोशेंट्स क्या है आपस में, कोशेंट्स आर आइसोमॉर्फिक। तो हमने प्रूव कर दिया ना। ये हमने क्या किया, जब H1 इज नॉट इक्वल टू G1 लिया। तो हम इसी तरह केसेस देते जाएंगे, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। नो, वी विल कंटिन्यू in the same fashion, the same fashion और प्रोसेस, जैसे भी आप कंटिन्यू सेम प्रोसेस, ठीक है। तो जैसे आप कहना चाहो, प्रोसेस, वी विल टेक वी विल टेक केस थर्ड, हम केस थर्ड लेंगे विद H2 इज इक्वल टू G2। अब हम लेंगे केस कौन सा, H2 इज इक्वल टू G2, एंड केस फोर जो लेंगे वो क्या उठाएंगे, H2 इज नॉट इक्वल टू G2, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, इसी तरह चलते रहेंगे। तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, हमें क्या लास्ट में मिलेगा, S1 इज इक्विवेलेंट टू, हर केस में हमें क्या मिल जाएगा, S1 इज इक्विवेलेंट टू S2। दैट इज, कहने का मतलब यही है
कि जो लेंथ है इनकी सेम होगी, और कोशेंट क्या होंगे, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग कोशेंट होंगे वो क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग को आइसोमॉर्फिक होंगे, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर। तो ये ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, जिस ऑर्डर में, ऑर्डर ऑफ अकरेंस, जिस तरह से ये अकर कर रहे हैं सीरीज में, उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये होंगे आइसोमॉर्फिक। ठीक है, तो ये सारा, यही तो थ्योरम थी, हमें क्या प्रूव करना था, S1 और S2 क्या करना था प्रूव, इसको इसको आइसोमॉर्फिक प्रूव करना था, सॉरी इक्विवेलेंट प्रूव करना था। इसका मतलब S1 इज इक्विवेलेंट टू S2। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, दो कोई सीरीज ले ली थी हमने फाइनाइट ग्रुप की, एक थी S1, एक थी आपके पास S1, अरे यार, एक थी आपके पास S1 और दूसरी थी आपके पास S2। तो हमने बता दिया इनके जो कोशेंट्स हैं वो क्या है, आइसोमॉर्फिक हैं, और हमने साथ में बता दिया S क्या है, T के बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि वो तो हमने इंडक्शन हाइपोथेसिस में राइट कर दिया था। तो S1 और S2 क्या होंगे, आपस में इक्विवेलेंट हो गए। अगर ये आपस में इक्विवेलेंट हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, सो देयर फोर एनी टू composition series composition series of a finite group are equivalent। कोई दो कॉम्पोजिशन सीरीज होंगी किसी फाइनाइट ग्रुप की, वो क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी। दिस इज द इजिएस्ट प्रूफ जो मुझे अभी तक दिखा है। तो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम दैट इज कॉल्ड जॉर्डन होल्डर्स थ्योरम। तो मुझे लगता है इससे इजी कोई थ्योरम है नहीं, तो आप इसको बार बार करिए, आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा इसका। दिस इज वेरी इजी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच।